डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि अभी सेक्शन 2 चल रहा है और सेक्शन 2 में हम लोगों ने प्लानिंग मैशनरी टॉपिक शुरू किया था, नियोजन तंत्र। उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। हमने कल आपको केंद्र स्तर पर नियोजन तंत्र उसके बारे में बतलाया था। आज हम राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र और जिला स्तर पर नियोजन तंत्र उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक बीपीएससी का सवाल है, बीपीएससी पे इस टॉपिक पर पहले 2 दफा क्वेश्चन आया है। 42वां बीपीएससी में भी आया था और 44वां बीपीएससी में भी आया था। 42वां बीपीएससी में जो क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन यही था कि जिला योजना निर्माण में जिला नियोजन समिति के भूमिका का मूल्यांकन करें। वही 44वां बीपीएससी में भी इस टॉपिक पर क्वेश्चन आया था और क्वेश्चन ये था कि बिहार में जिला स्तर पर योजना की अवधारणा क्या है, बिहार में नीचे से योजना कहाँ तक सफल हुआ। तो हम लोग आज नीचे से योजना वाले टॉपिक पर बस वर्कआउट करेंगे और फिर जिला योजना पर वर्कआउट करेंगे। लेकिन इसके क्रम में थोड़ा और भी जो कल रह गया था उसको थोड़ा वर्कआउट कर सकते हैं। जैसे एनडीसी पर कुछ वर्क करेंगे, राज्य योजना तंत्र पर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारा मुख्य फोकस आज होगा विकेंद्रीकृत नियोजन। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में सामाजिक आर्थिक नियोजन पोस्ट इंडिपेंडेंट फिनोमेना यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपनाया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सामाजिक आर्थिक नियोजन को भारतीय संविधान में समवर्ती सूची में परिशिष्टि 20 के तहत रखा गया। मतलब एंट्री नंबर 20 है जिसमें सामाजिक आर्थिक नियोजन है और यह समवर्ती सूची का विषय हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर केंद्र को भी और राज्य को भी योजना तंत्र बनाने का और योजना बनाने का अधिकार दिया गया। क्लियर है। तो केंद्र स्तर पर योजना के तंत्र के रूप में योजना आयोग स्थापित किया गया और फिर क्योंकि राज्यों का योजना आयोग में भागीदारी नहीं था, इसलिए राज्यों के भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनडीसी यानी राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राज्य स्तर पर राज्य नियोजन विभाग था जो राज्य सचिवालय में काम करता है। इसके अलावा महसूस किया गया कि केंद्र के समान राज्य स्तर पर भी जिला मतलब राज्य नियोजन बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इस प्रकार राज्य स्तर पर लगभग सभी राज्यों में राज्य योजना विभाग और राज्य नियोजन बोर्ड या उसको अलग अलग नामों से भी जानते हैं, दोनों मिलकर योजना बनाते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया कि भारत में संघात्मक ढांचा पर एकात्मक प्रवृत्ति हावी है और यह व्यवस्था सामाजिक आर्थिक नियोजन के संदर्भ में भी देखा गया। और यही कारण था कि जब योजना आयोग का 1950 में स्थापना किया गया तो फिर उसमें राज्यों का भागीदारी नहीं दिया गया था। ये पूर्ण रूपेण केंद्रीकृत संस्था था। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में इस बात को समझा गया और राष्ट्रीय विकास परिषद स्थापित करने का अनुशंसा किया गया। तो केंद्र सरकार के कार्यकारी प्रस्ताव पर 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। यह एक संवैधानेतर अभिकरण है, यानी संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। क्लियर है। यह जो है कह सकते हैं इसका ढांचा जो है प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा जितने यूनियन कैबिनेट मंत्री होते हैं वह इसमें सदस्य होते हैं। इसके अलावा राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रधान इसके सदस्य होते हैं। योजना आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं और योजना आयोग का सचिवालय इसे सचिवालय प्रोवाइड करता है। और योजना आयोग का सचिव जो हुआ वह भी इसका भी सचिव के रूप में काम करता है। क्लियर है। इसका उद्देश्य क्या था स्थापना करने का? तो इसका उद्देश्य यही था कि जो योजना का क्रियान्वयन हो रहा हो उस क्रियान्वयन में राज्यों का सहयोग सुनिश्चित हो। दूसरा क्या था कि योजना के समर्थन में संसाधन जुटाया जाए। तीसरा क्या था, जो महत्वपूर्ण विषय हैं महत्वपूर्ण विषयों पर साझा या एक समान आर्थिक नीति का निर्माण किया जाए। और चौथा क्या था, देश के सभी क्षेत्रों में सभी भागों में संतुलित और तीव्र विकास हो।
3-4 उद्देश्यों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना किया गया और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे कार्य निर्धारित किए गए। तो क्या क्या कार्य था? पहला कार्य था जो राष्ट्रीय योजना बनना था उसके लिए दिशा निर्देश निर्धारित करना। दूसरा क्या हुआ? जो राष्ट्रीय योजना आयोग बनाए उस पर विचार करना, उसे अप्रूव करना। फिर तीसरा क्या था? योजना के लिए आवश्यक कितना पैसा चाहिए, संसाधन चाहिए, इसका आकलन करना, ऐसे बढ़ाने का उपाय बताना। फिर सामाजिक आर्थिक महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर विचार करना। फिर राष्ट्रीय योजना के प्रगति का समीक्षा करना और राष्ट्रीय योजना में जो लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए थे उसे प्राप्ति करने का उसमें उपाय बताना। तो ये सब कुछ उपाय थे या कार्य थे किसके? राष्ट्रीय विकास परिषद के। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना आपको मैं बतला दूं, राज्यों का भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, योजना को राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करने के लिए, और फिर कह सकते हो आप कि योजना पर क्रम बेहतर ढंग से क्रियान्वित हो यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हो कि राष्ट्रीय विकास परिषद में केंद्र के सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, इस कारण इसका स्वरूप बहुत मजबूत, बहुत व्यापक हो जाता है और इसे भारतीय संघ का सुपर कैबिनेट कहा जाता है। हमारे आप देख लो कि ये योजना आयोग के मंत्रणा अभिकरण के रूप में है, लेकिन संरचना के दृष्टि से ये योजना आयोग से भी काफी ज्यादा सशक्त है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो इस प्रकार आप देखते हो कि राष्ट्रीय विकास परिषद का न केवल विकासात्मक मामले में बल्कि नीतिगत मामले में भी काफी दखल रहा, प्रभाव रहा, समझ रहे। लेकिन चूंकि इसका भविष्य योजना आयोग के साथ जुड़ा हुआ था और 2015 में जब योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग को समाप्त करके उसके जगह नीति आयोग की स्थापना कर दी गई, तो योजना आयोग के समाप्ति के साथ राष्ट्रीय विकास परिषद भी अपनी प्रासंगिकता खो दिया। अदरवाइज एक समय ऐसा था जब सरकारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास परिषद के संभावना को देखते हुए इसे संवैधानिक दर्जा देने का अनुशंसा भी किया था अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रीय आर्थिक और विकास परिषद के रूप में। लेकिन जब योजना आयोग समाप्त हो गया तो फिर इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया। 2016 में भारत सरकार ने घोषणा किया कि एनडीसी को समाप्त किया जाएगा, लेकिन उसके बाद कोई नोटिस नहीं आया। लेकिन जहां तक जानकारी है कि मतलब आप समझ लो कि 2012 के बाद हमारे इस पर कोई बैठक नहीं हुआ। लास्ट बैठक 2012 में हुआ, उसके बाद इस पर कोई बैठक नहीं हुआ। इस तरह से आज राष्ट्रीय विकास परिषद एक तरह से मोटा मृत प्राय ही हो गया है और इसका स्थान किसने ले लिया? जो नीति आयोग ने ले लिया, नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल ने ले लिया। क्लियर है? चलो, लेकिन अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये बतला सकते हो कि राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना योजना आयोग के मंत्रणा समिति के रूप में किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अनुशंसा पर, दस्तावेज के अनुशंसा पर किया गया था। यह संरचना में भारतीय संघ का सुपर कैबिनेट जैसा था, क्योंकि संघ के मंत्री के साथ, केंद्रीय मंत्री के साथ, कैबिनेट मंत्री के साथ राज्य के सभी मुख्यमंत्री भी इसमें सम्मिलित थे। इसका काम क्या था? जो राष्ट्रीय योजना आयोग बनाती थी उसको अप्रूव करना, राष्ट्र के विकास में राज्यों का भागीदारी सुनिश्चित करना, समझ रहे, और फिर राष्ट्र योजना को राष्ट्रीय चरित्र प्रदान करना। समझ रहे? योजना आयोग समझ लो को मतलब योजना के माध्यम में, सामाजिक आर्थिक नियोजन के माध्यम में संसद के बाद दूसरा महत्वपूर्ण अभिकरण यदि कोई था तो राष्ट्रीय विकास परिषद था। लेकिन अपने मैंने बतलाया कि योजना आयोग के समाप्ति के साथ इस पर भी ग्रहण लग गया। इसका अगर कोई भूमिका आपको पूछता हो तो है बतलाना, समन्वयकारी भूमिका, मंत्रणाकारी भूमिका, समझ रहे हैं, फिर पर्यवेक्षणकारी भूमिका, फिर कह सकते हो प्रारंभकर्ता विभाग के रूप में भूमिका। जो मंत्रणा अभिकरण की भूमिका है वह इस पर भी लागू होता है। क्लियर है?
तो जैसे केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडलीय सचिवालय के बारे में बतलाया था, उसी समय देश का सर्वोच्च, आप कह सकते सर्वोच्च मंच, ये जो केंद्र और राज्य दोनों के प्रति शासन अध्यक्षों को एक जगह जमा होने और चर्चा करने का मौका देता है। समझ रहे, तो एक साझा मतलब मंच हो गया, दूसरा विकास का अभिकरण हो गया, तीसरा मंत्रणा अभिकरण हो गया, चौथा समन्वयकर्ता अभिकरण। इस तरह से पॉइंट आउट कर सकते हैं। क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि आपने आपको बतलाया कि सामाजिक आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय, यानी राज्य स्तर पर भी इसे स्थापित किया जाना है। तो शुरू के दिनों में जब योजना आयोग बना था, समझ रहे हैं, तो फिर नियोजन का काम किसको दे दिया गया था? जब योजना आयोग बना तो नियोजन का काम जो था वह वर्चुअली था योजना आयोग और एनडीसी को, और जो योजना बनते थे उसमें राज्यों से शुरू में विचार किया जाता था। फिर जब योजना का जो प्रारूप बन जाता था या फिर कहिए जो नीति जो योजना प्रपत्र बनता था, तो वो राज्यों को भेज दिया जाता था कि राज्य अपने हिस्से के योजना प्रपत्र भर कर उसको क्या करे, उसको केंद्र के पास, योजना आयोग के पास भेज दे। तो यह काम कौन करता था? उदाहरण, राज्य योजना विभाग करता था। राज्य योजना विभाग राज्य सचिवालय में होता है, मुख्यमंत्री उसका प्रधान होता है, यानी मुख्यमंत्री के अधीन यह विभाग है जिसका काम राज्य के विकास का योजना बनाना, राज्य के हिस्से का जो विकास का योजना उसको भरना होता था। फिर बाद में महसूस किया गया कि चूंकि इसमें अधिकारी तंत्र का वर्चस्व है, इसमें जनता का भागीदारी या विशेषज्ञता नहीं है, इसलिए क्यों ना योजना आयोग के तर्ज पर राज्य में भी कुछ योजना तंत्र स्थापित किया जाए। तो फिर उसी क्रम में राज्य नियोजन बोर्ड, कहीं राज्य विकास परिषद, कहीं राज्य कह सकते हो नियोजन मंडल, सब अलग अलग नाम से, लेकिन लगभग सब राज्यों ने स्थापित किया। बिहार में भी राज्य योजना बोर्ड या राज्य योजना परिषद कहते हैं, जो 1972 में बना। मुख्यमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसमें पदेन सदस्य होते हैं, अधिक मतलब विशेषज्ञ सदस्य होते हैं, अंशकालिक सदस्य होते हैं, पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और इसका काम ठीक वही है जो केंद्र स्तर पर योजना आयोग का है कि देश राज्य के विकास के लिए योजना बनाना, विकास के प्राथमिकता तय करना, समझ रहे, विकास के मार्ग में आने वाले बाधाओं को चिन्हित करना और उन्हें पॉइंट आउट करना, राज्य के विकास के लिए कल्याण और विकास कार्यक्रम बनाना, योजना राज्य के विकास के योजना के लिए समर्थन के लिए संसाधन जुटाना, समझ रहे, योजना के प्रगति का समीक्षा करना और फिर उसको वर्कआउट करने का उपाय बतलाना। तो ये सब राज्य नियोजन मंडल का काम है और ये दोनों मिलकर ही राज्य का योजना संबंधी काम को करते हैं। अभी तक क्लियर है मोटा मोटी तौर पर। लेकिन जैसा कि आप जानते हो, केंद्र स्तर पर नीति आयोग बन जाने से और पंचवर्षीय योजना का जो पुराना प्रक्रम था कि हर 5 साल में पंचवर्षीय योजना बनेगा, वो प्रक्रम रुक जाने से योजना आयोग का साथ साथ राज्य के नियोजन तंत्र का भी काम थोड़ा शिथिल पड़ गया है। और अभी जैसा कि आपको मैं बतलाऊं कि नीति आयोग में एक व्यवस्था बना है, इसका नाम है स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड डिसेंट्रलाइज प्लानिंग वर्टिकल। जो नीति आयोग में स्थापित किया गया है, राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत नियोजन ऊर्ध्व कह सकते हो, जिसकी स्थापना कहाँ की गई है? राष्ट्रीय विकास नीति आयोग में की गई है। आज जिसका काम क्या है? राज्यों को योजना बनाने में सहयोग देना। क्लियर? राज्यों को योजना बनाने में सहयोग देना। अब जो पहले ऊपर से योजना बनता था, अब वो योजना नहीं बनेगा, पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगा। अब जैसे कृषि हुआ, उद्योग हुआ, स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुआ, इन सब क्षेत्रों पर 3 साल के लिए एक्शन एजेंडा बनेगा और फिर उसी के आधार पर 7 साल के लिए स्ट्रैटेजी एजेंडा बनेगा और 15 साल के लिए विजन एजेंडा बनेगा। तो यही तय किया गया है। अब पंचवर्षीय योजना का स्थान यही एक्शन एजेंडा, स्ट्रैटेजी एजेंडा और विजन एजेंडा ले रखा है। और हर राज्य अपने जो नीति आयोग में
जो बनाया गया एक प्रकोष्ठ या जो कह सकते हैं इकाई, राज्य समन्वय और विकेंद्रीकृत नियोजन इकाई, उसी से जुड़कर अपने राज्य में योजना बनाने के लिए आधारभूत स्तर पर जो योजना तंत्र है उसको ताकत प्रदान करने के लिए काम करती है। तो राज्य स्तर पर नियोजन जो है ना बहुत बेहतर कभी नहीं रहा, पहले भी नहीं रहा और फिलहाल अभी भी नहीं है, लेकिन उम्मीद कर सकते हो कि जब ऊपर से नीचे के बजाय नीचे से ऊपर का योजना शुरू होगा तो संभवतः राज्य नियोजन तंत्र को नई ताकत मिले, नया बल मिले। ये भी संभव है कि आने वाले दिनों में जिस प्रकार केंद्र में नीति आयोग की स्थापना की गई है उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी नीति आयोग बने। अभी तक तो किसी राज्य ने पहल नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि राज्य में भी नीति आयोग जैसी व्यवस्था हो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिले। क्लियर है? अब जरा हम लोग बात करते हैं जिला नियोजन या फिर उसको आप विकेंद्रीकृत नियोजन कहते हो। भारत जैसे देश में जहाँ इतना विशाल जनसंख्या है, इतना विशाल भूभाग है, वहाँ पूरे देश के लिए एक योजना हो ये न व्यवहारिक है और न ही यह वांछनीय है। क्यों? क्योंकि यहाँ इतनी विविधता है, इतनी क्षेत्रीय कह सकते हो विषम कह सकते विशिष्टता है कि सभी चीजों को एड्रेस एक विकास योजना में किया जाना संभव नहीं है। इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब आवश्यकता महसूस किया जाने लगा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जिला नियोजन पर भी विचार होना आरंभ हो गया। जिला नियोजन टाइप की व्यवस्था होनी चाहिए भारत में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह महसूस किया जाने लगा। कोई कंफ्यूजन नहीं। यहाँ तक विकेंद्रीकृत नियोजन का सवाल है तो आप देख लो, नियोजन तो कॉमन हो गया, उसमें दो स्वरूप हो सकता है, केंद्रीकृत नियोजन या विकेंद्रीकृत नियोजन। यदि केंद्र योजना का अधिकार केंद्र शीर्ष पे है, किसी केंद्रीय अधिकरण में है, जैसा योजना आयोग में हुआ करता था, तो इसको आप केंद्रीकृत नियोजन कहते हो। और यदि योजना का अधिकार, योजना निर्माण का अधिकार निम्न स्तर के अधिकरण में, तो उसको विकेंद्रीकृत नियोजन कह सकते हो। तो विकेंद्रीकृत नियोजन में कौन कौन आते हैं? राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र, जो आपको अभी थोड़ा देर पहले डिस्कस किए, और फिर उप राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र। तो उप राज्य स्तर पर जो नियोजन तंत्र उसमें कौन कौन आते हैं बताइए? जो उप राज्य स्तर पर नियोजन तंत्र है उसमें तो एक प्रमंडल है जहाँ पर योजना बन सकता है, दूसरा जिला है जहाँ योजना बन सकता है, तीसरा अनुमंडल है जहाँ योजना बन सकता है, चौथा प्रखंड या अंचल है जहाँ योजना बन सकता है, फिर पांचवा जहाँ ग्राम, जहाँ आधारभूत स्तर जहाँ योजना बन सकता है। तो इन सभी में सबसे उपयुक्त और सबसे प्रभावी कौन है? जिला। क्योंकि जिला 250 वर्षों से प्रशासन का आधारभूत इकाई रहा और इसे वर्षों से कार्य का अनुभव है। तो इसलिए जब विकेंद्रीकृत नियोजन की बात होती है तो सबसे पहले जहन में क्या आता है? जिला नियोजन आता है। जिला ही सबसे बेहतर आता है। क्यों? क्योंकि जिला सबसे पुराना है, इसलिए उसका ऐतिहासिक विरासत है। दूसरा क्या है? जिला प्रशासन का कटान बिंदु है, जहाँ प्रशासन और जनता एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। जिला का आकार न बहुत ज्यादा बड़ा होता है न ज्यादा छोटा होता है। जिला स्तर पर देखते होंगे कि जितने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विभाग है, अधिकारी हैं, सबका प्रतिनिधि मौजूद मिल जाएगा। जिला स्तर पर योजना बनाने के लिए जितने संसाधन चाहिए वो सब संसाधन उपलब्ध होते हैं। जिला की अपनी सांस्कृतिक पहचान होती है, विशेषता होती है, इसलिए जिला को ही बेहतर माना गया नियोजन के लिए। हालांकि कहीं कभी प्रखंड स्तर पर नियोजन की बात भी की गई, लेकिन प्रखंड स्तर पर नियोजन उतना कारगर सिद्ध नहीं होता। क्यों? इसका कारण है कि भारत में प्रखंड की स्थापना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया और वो ढांचा इतना मजबूत नहीं है कि योजना बना सके। इसलिए जब जिला नियोजन, जब विकेंद्रीकृत नियोजन की बात हुई, बहुस्तरीय नियोजन की बात हुई, नीचे से ऊपर योजना की बात हुई, समझ रहे? तो
जिला नियोजन को ही अधिक उपयुक्त माना गया। और आप जानते हो इस संदर्भ में जो बहुत सारे अभिकरण है जो इसमें रहे हैं, जैसे अनुशंसा की बलवंत राय मेहता समिति हुआ, अशोक मेहता समिति हुआ, फिर आप कह सकते हो दंतवाला समिति हुआ, हनुमंत राव समिति हुआ, जी के राव समिति हुआ, ठुंगन समिति हुआ, फिर आप कह सकते हो एल सिंघवी समिति हुआ। तो ये सब समिति है जिन्होंने इस दिशा पर वर्कआउट किया। जहां तक जिला नियोजन का सवाल है, दंतवाला समिति बड़ा इंपॉर्टेंट समिति है जिसने जिला नियोजन पर वर्कआउट किया था। देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आपने देखा कि जिला को नियोजन तंत्र के रूप में चूज करने के पीछे कारण जिला की अपनी खासियत है कि मतलब उसके पास अनुभव है, उसके पास संसाधन है, उसकी अपनी विशिष्ट पहचान है, इसलिए जिला को नियोजन के लिए उपयुक्त माना गया। क्लियर है। तो शुरू के दिनों में समझ रहे हैं, शुरू के दिनों में जो जिला स्तर पर नियोजन का जो काम था वो किसको दिया गया था? तो शुरू स्तर पर जो जिला स्तर पर नियोजन का काम कलेक्टर को दिया गया 1950 में। क्लियर है। लेकिन जब 1959 में समझ रहे हैं 57 में जब पंचायती राज की स्थापना हुई तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड यानी जिला परिषद को जिला नियोजन का या जिला योजना बनाने का काम दे दिया गया। लेकिन महसूस किया गया कि जिला जो नियोजन जो जिला बोर्ड होता है उसमें केवल ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि होते हैं, उसमें नगरीय क्षेत्र के प्रतिनिधि नहीं होते हैं। इसलिए प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुशंसा किया कि राज्य मतलब जिला प्रत्येक राज्य में जिला नियोजन समिति की स्थापना की जाए और उसमें केंद्र के प्रतिनिधि, शहर के प्रतिनिधि और ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिनिधि हो। इसके अलावा विशिष्ट वर्गों का भी प्रतिनिधि हो जो जिला स्तर पर योजना बनाए, राज्य सरकार को सौंपे, जिला स्तर पर संसाधन का आकलन करे, संसाधन को बढ़ाने का उपाय करे, जिला के विकास के आवश्यक मुद्दों पर विचार करे, बाधाओं को चिन्हित करके दूर करे। उसके लिए क्या कहा उसने? जिला नियोजन समिति बनाने का अनुशंसा किया। और फिर कालक्रम में सभी राज्यों ने जिला नियोजन समिति की स्थापना कर दी। बिहार ने भी जिला नियोजन समिति की स्थापना की, सभी ने जिला नियोजन समिति की स्थापना किया। क्लियर है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो जिला नियोजन समिति का सीधा सीधी संबंध लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण से है। पंचायती राज के स्थापना से और जैसे जैसे पंचायती राज का अप एंड डाउन होता गया वैसे वैसे जिला नियोजन समिति पर भी ग्रहण लगता गया। हनुमंत राव समिति, जी के राव समिति वगैरह इस पर बेहतर ढंग से वर्कआउट किया। हनुमंत राव समिति की अनुशंसा पर आप देखते हो DRDA का स्थापना किया गया कि जब तक पंचायती राज व्यवस्था फिर से नहीं मजबूत हो जाती है तब तक विकल्प के रूप में DRDA काम करे। और फिर देखते आप जी के राव समिति के अनुशंसा पर DDC पद बनाया गया और जिला नियोजन और विकास का काम जिला विकास आयुक्त को दे दिया गया। तो DRDA अब कौन कर रहे थे जिला नियोजन का? विकास आयुक्त और कह लो जो जिला विकास आयुक्त और DRDA कर रहे थे कि व्यवस्था चल रहा था। फिर राजीव गांधी की सरकार आई तो राजीव गांधी ने महसूस किया कि विकास का कार्यक्रम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के बगैर संभव नहीं है, इसलिए उसने पंचायती राज और नगर पालिका को संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया। क्योंकि बहुमत नहीं था इसलिए उनका प्रयास सफल नहीं हो पाया और बाद में PV नरसिम्हा राव सरकार ने संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को, नगर पालिका को और जिला नियोजन समिति तीनों को संवैधानिक दर्जा देकर एक इतिहास रच दिया और आधार स्तर पर जो नियोजन था, विकेंद्रीकृत नियोजन जो था, उसका संवैधानिक दर्जा मिल गया। समझ रहे हैं। तो जिला नियोजन समिति जो विकेंद्रीकृत नियोजन का आज पर्याय है। तो आप कह सकते हो कि भारत में जो विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया इसके पीछे कारण क्या रहा होगा? तो कारण तो साफ है, भारत का इतना बड़ा विशाल होना, समझ रहे हैं, इतनी ज्यादा जनसंख्या होना, फिर स्थानीय हितों को
बेहतर ढंग से एड्रेस एकल योजना में ना हो पाना, ये सब कुछ कारण था। जैसे कुछ कारण मैं बतला सकता हूँ भारत में विकेंद्रीकृत नियोजन के लिए या फिर जिला नियोजन के लिए, कि ग्रामीण और क्षेत्र में बेहतर संबंध बना रहे। इसके लिए योजना अगर आधारभूत स्तर पर बने तभी संभव है, केंद्र स्तर पर तो संभव नहीं है। दूसरा, जो योजना बने वो वास्तविक हो, वो यथार्थपूर्ण हो और लोकशील हो, यह तभी संभव है जो वह नीचे स्तर पर बनता है। क्योंकि भारत ग्रामीण देश है, ग्राम प्रधान देश हुआ, कृषि प्रधान देश हुआ, और कृषि इसके अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कृषि का विकास केंद्रीकृत नियोजन पर के बजाय विकेंद्रीकृत नियोजन में बेहतर ढंग से सुनिश्चित हो सकता है। फिर जनता का सहभागिता सुनिश्चित करना, समझ रहे हैं, संसाधनों के बर्बादी को कम करना, जो ट्रिपल डाउन इफेक्ट हुआ, जिला से अनुमंडल, अनुमंडल से प्रखंड, ये को और प्रभावी बनाना, सामाजिक सेवाओं को एड्रेस करना, समझ रहे हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा को टैप करना और योजना का स्वरूप सरल होना, ये सब कुछ कारण थे। उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये महसूस किया गया कि भारत में भी केंद्रीकृत नियोजन को जगह मिलना चाहिए, उसको अपनाया जाना चाहिए। तो क्या क्या कारण था जिला नियोजन अपनाने के पीछे या फिर विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाने के पीछे? ग्रामीण और नगरीय संबंधों को एड्रेस करना, वास्तविक और यथार्थपूर्ण योजना बनाना, कृषि को खास तौर पर फोकस करना, जन सहभागिता सुनिश्चित करना, संसाधन के बर्बादी को कम करना, समझ रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जो केंद्र से राज्य और राज्य से जिला पहुंचे उसके वजह जिला से अनुमंडल और अनुमंडल से अंचल पहुंचे। फिर सामाजिक सेवाओं को एड्रेस करना, गैर पारंपरिक ऊर्जा को टैप करना, और फिर सरल तरीका से सहजता से योजना बनाना, यह सब कुछ कारण था। और यही कारण था कि जिला नियोजन का स्थापना हुआ। जिला नियोजन का स्थापना का मुख्य मकसद था, जो सरकार के जो कार्यक्रम चलते हैं, खास तौर पर निर्धनता निवारण कार्यक्रम, रोजगार कार्यक्रम, इनका प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हो। समझे, देश में समझे लोगों का बुनियादी आवश्यकता पूरा हो और क्षेत्रीय संतुलन बना रहे, क्षेत्रीय विकास हो, संतुलित विकास हो, और जो जनता का विकास में भागीदारी हो सभी चरणों में। तो इन सब तीन उद्देश्यों को ध्यान पर रखकर जिला नियोजन और विकास नियोजन, विकेंद्रीकृत नियोजन अपनाया गया है। जहाँ तक इसका भूमिका का सवाल है, ये भूमिका देख सकते हो कि जिला नियोजन का जो भूमिका है या जिला नियोजन समिति का जो भूमिका है, तो पहला भूमिका क्या हुआ, मंत्रणा अभिकरण के रूप में भूमिका, विकास अभिकरण के रूप में भूमिका, समझ रहे, फिर आपका समन्वयकर्ता अभिकरण के रूप में भूमिका है, फिर प्रारंभ कुछ नया शुरुआत करता अभिकरण के रूप में भूमिका है, फिर जो विकास की योजना बनी उस पर नजर रखना कि ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं, तो पर्यवेक्षणकारी भूमिका। तो ये सब बड़ा इम्पोर्टेंट है कि संसाधन जुटाना, विकास की योजना बनाना, विकास की प्राथमिकता तय करना, विकास की प्रगति पर नजर रखना, बाधाओं को दूर करना, ये सब जिला नियोजन समिति का कार्य होगा। जैसे कि संवैधानिक 74वां संविधान संशोधन में अगर आपने देखा होगा तो उसमें कुछ स्पष्ट नहीं किया गया कि जिला नियोजन समिति का काम क्या होगा। यह तय लिख दिया गया है कि यह राज्य सरकार या राज्य विधायिका के अनुसार तय होगा, जैसा राज्य विधायिका तय करेगी वही काम करेगा। तो मोटा मोटी इसका काम यही है कि जिला का लिए विकास योजना बनाना, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के योजनाओं को जोड़कर विकास का योजना बनाना, जिला का विकास की योजना बनाना, राज्य सरकार को सौंप देना, फिर विकास की बाधाओं को दूर करना, क्षेत्रीय योजना बनाना और बजट बनाना, ये सब इसके काम के दायरे में आते हैं। क्लियर है, देयर इज नो कंफ्यूजन। तो फिर आप देखते हो कि जिला नियोजन समिति का स्थापना लगभग सब राज्य में आज हो चुका है, समझ रहे, और यह पंचायती राज के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब पंचायती राज का जैसी वस्तु स्थिति है उस हिसाब से जिला नियोजन समिति का भविष्य भी वैसा ही है। आपको याद होगा महाराज दिग्विजय सिंह की सरकार थी मध्य प्रदेश में,
तो उन्होंने जिला नियोजन को ही समिति को केंद्र बिंदु पर रखकर जिला सरकार अवधारणा लाए थे। जब उसने जिला नियोजन समिति को मंत्रिमंडल बना दिया और जिला राज्य के एक मंत्री को उसका मुख्यमंत्री बना दिया। तो ये जो मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री का जो जिला सरकार का प्रयोग था बहुत सफल तो नहीं हुआ, लेकिन संभावनाओं को हमेशा खोल दिया। तो इसका ये मतलब हुआ कि आने वाले दिनों में जो जिला प्रशासन अभी प्रशासकीय इकाई के रूप में काम कर रहा, अगर ढंग से काम करे तो ये शासकीय इकाई बन सकता है और इसके शासन, इसका अधिकार जनप्रतिनिधियों के हाथ में भी आने वाले दिनों में हो सकता है। एनीवे, तो जैसा कि आप जानते हो कि जिला नियोजन समिति का सब राज्यों में स्थिति एक जैसा नहीं है। विकेंद्रीकृत नियोजन का सब राज्यों में एक जैसी स्थिति नहीं है। पंजाब, हरियाणा, इस सब में इसके प्रति कोई उत्साह देखने को नहीं मिलता है। वही बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसका प्रदर्शन बहुत शानदार नहीं है। बिहार में देखो तो बड़े अधिकारी तंत्र है, एक ही जगह पर बड़े सारे अभिकरण जमावड़ा हो गया है। जिला परिषद है, जिला नियोजन समिति है, फिर कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट नगरीय इकाई है, DRDA है। तो एक तरह से होचपोच की स्थिति बनी हुई है और ओवरलैपिंग है और ज्यादातर जिला नियोजन का काम कागजी हो रहा है। समझ रहे, वास्तविक रूप से काम हो नहीं पा रहा है। अभी समझ, अधिकार पूरी तरह से दिया नहीं गया है क्योंकि पंचायती राज को अधिकार नहीं मिला है, तो इसे भी अधिकार उसी तरह से लटका हुआ है। तो एक तरह से अभी भ्रम की स्थिति है। तो आज मेरे से एक्चुअल पूछो कि जिला नियोजन की वस्तु स्थिति क्या है, तो मैं बोलूंगा कोई वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, लेकिन चूंकि भी नया है भी, लेकिन मोटा मोटी देखा जाए, पहली बात तो जिला स्तर पर बहुत अभिकरण है जिनके कार्य ओवरलैप कर रहे हैं। नंबर 2, DRDA अभी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जबकि उसकी जरूरत खत्म हो गई है। अधिकारी तंत्र का वर्चस्व है, वह जनप्रतिनिधियों को जगह नहीं देते, महत्व नहीं देते। फिर और क्या देख रहे हो, फिर देख रहे हो कि जिला का काम, जिला नियोजन के नाम पर कोई वर्क नहीं, उसके साथ सपोर्ट नहीं है। हमारे वो केवल कागजी काम होता है, एक्चुअल काम अभी शुरू होना नहीं हुआ है। और फिर क्या कह सकते हो, क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण प्रक्रिया ही ढंग से नहीं हुआ, इसलिए जिला नियोजन का काम भी ढीला ढाली है। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रक्रिया दुरुस्त होगा, पंचायती राज मजबूत होंगे, जिला नियोजन समिति भी मजबूत होगा और फिर विकास का जो योजना है, नीचे से ऊपर का जो संकल्पना है, वह यथार्थ रूप लेगा। तो अभी आप इस विषय पर ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हो ऑब्जेक्टिव कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सकते हो, वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हो। केवल ये उम्मीद रख सकते हो कि जिस दिशा में अभी काम हो रहा है, योजना आयोग के स्थान नीति आयोग ले लिया है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मजबूत हो रहा है, जिला नियोजन समिति को संवैधानिक दर्जा मिल गया है, हमारे पंचायतों के अलग से अधिकार और कार्य निर्दिष्ट कर दिए गए। तो आज नहीं तो कल ये तो तय है कि जैसे जैसे पंचायत मजबूत होंगे, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण त्वरित होगा, वैसे वैसे जिला नियोजन भी सशक्त होगा, प्रभावी होगा और जो महात्मा गांधी का ग्राम स्वराज्य की अवधारणा और सत्ता का नीचे से ऊपर की ओर प्रवाह की संकल्पना वह यथार्थ रूप ले लेगा। तो अभी आप यही कह सकते हो कि अभी ट्रांजिशन है, हमको सकारात्मक रखना है, सोच रखना है और आसान्वित रहना है कि आने वाले दिनों में जिला नियोजन प्रभावपूर्ण बनना तय है और फिर नीचे से ऊपर की योजना सफल होना, सार्थक होना सुनिश्चित है। तो आप ऐसा करो, एक आंसर इसका लिखना और मेरे को पोस्ट करना, और यदि कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय।